सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे और कपिल भाई से। नमस्कार दोस्तों, मेरे को आप देख रहे हो लाइव कपिल फौजी यूट्यूब चैनल पे। बहुत बड़ी खुशखबरी है और इतनी बड़ी खुशखबरी है कि रात को नींद नहीं आएगी, सिर्फ करवटें आएंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी है और उसके साथ में जो अंधभगत हैं उनकी भी आंखें खोलने वाली खुशखबरी है। उसके साथ में पूरे देश भर में पूर्व सैनिकों की संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी आंख खोलने वाली सच्चाई है। फिर कभी आप लोग प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे जैसे पूर्व सैनिक से, ना ही फोन करने की आप लोगों की हिम्मत होगी, ना ही व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करने की हिम्मत होगी। ऐसी एक सच्चाई है। आप कभी भी ये नहीं पूछोगे कि OROP 3 का रिवीजन कब हो रहा है, और कभी भी ये नहीं पूछोगे कि सिपाही से लेके ऑन रेडी कैप्टन तक की कितनी बढ़ोतरी हो रही है। एक ऐसी सच्चाई जो आपकी आंखों का मोतियाबिंद दूर कर देगी, तो आपकी आंखों से पर्दा भी हटा देगी और आपको यह भी बता देगी कि असल में दिक्कत कहां पे है, कमी कहां पे है। एक ऐसी सच्चाई, मैं इस सच्चाई को कहूंगा खुशखबरी। पूर्व सैनिकों की हो गई बल्ले बल्ले। पूर्व सैनिकों ने अपनी जायज मांगों को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। मैं तो यही कहूंगा, जिस तरह से कोट टाई वाला यूट्यूबर सैनिक न्यूज नाम से खबरें डालता, वाह भाई वाह, खुशखबरी हो गई बल्ले बल्ले। तो आज यही चीज है। अगर आप लोगों में दम है और अपने अधिकारों का सम्मान करते हो, तो मेरे वीडियो को बीच में मत छोड़ना। पूर्व सैनिक भाइयों, OROP 3 का रिवीजन 1 जुलाई से होना था और आज 5 जुलाई हो गई। इन 5 दिनों के अंदर मेरे पास में 4 पत्तर आ गए हैं। 4 पत्तर। एक पत्तर लिखा एक रिटायर्ड मेजर ने, एक पत्तर लिखा TS कर्नल और दूसरा भी कर्नल, फुल कर्नल। एक ब्रिगेडियर साहब ने लिखा, तो चौथा जो पत्तर लिखा एक लेफ्टिनेंट जनरल ने, रिटायर। उन्होंने जो पत्तर लिखा वो लिखा भारत सरकार को, और उसमें हवाला दिया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2022 में जजमेंट आ चुका है कि हर 5 साल के बाद में OROP रिवीजन होगी। तो 1 जुलाई को रिवीजन होना था, तो अभी तक ये रिवीजन क्यों नहीं हुआ। और ये केंद्र सरकार की ग्रीवेंस PMO को कर दिया और ये लेटर वायरल हो गए सारी जगह। आप अब इसके बाद में जो सच्चाई सुनोगे तो मेरे हिसाब से आप हिल जाओगे। अगर ग्राउंड और एडी पंजे के हो तो हिल जाना चाहिए आप लोगों को। और भाई 24 इंच की साइकिल वाले हैं तो भाई मैं उनको नहीं हिला सकता, उनको तो प्रभु परमात्मा ही नहीं हिला सकता, उनको कोई नहीं हिला सकता। कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है कि रिटायर्ड ऑफिसर केंद्र को लेटर लिखने लग गए सिर्फ 5 दिन के अंदर अंदर। कभी समझा है आपने, बैठ के दिमाग लगाया है? कभी
थोड़ी सी तेज पत्ती वाली चाय पीते हुए आंखें बंद करते हुए सोचा है कि ये लेटर लिख क्यों रही, क्या बेनिफिट है इनका, और क्या बेनिफिट है पूर्व सैनिकों का जो छोटे रैंक के सैनिक हैं? कभी सोचा है कि अभी तक देश भर की हजारों संस्थाएं हैं और उन हजारों संस्थाओं के जो अध्यक्ष हैं 99.99% वो हमारे पूर्व सूबेदार हैं, ऑन रेडी है। उन्होंने अभी तक एक लेटर नहीं लिखा है 5 दिन में, और यहां से 4-4, 5-5 लेटर चले जाते हैं भारत सरकार को। कभी सोचा इस बारे में? सोचो, 1 रैंक 1 पेंशन में 5 लाख से ज्यादा का एरियर मिला। सेकंड 1 रैंक 1 पेंशन में 8 लाख से ज्यादा का एरियर ब्रिगेडियर रैंक को मिला। मोदी जी झूठ नहीं बोल रहे कि 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया, और झूठ हम भी नहीं बोल रहे कि श्वेत पत्र आना चाहिए कि किसको कितना पैसा दिया, क्योंकि यह पैसा किसी की जेब से नहीं दिया गया, यह भारत देश का पैसा है। और जो तीसरा रिवीजन हो रहा है उसमें भी बल्ले बल्ले हो रही है, और किन की बल्ले बल्ले हो रही है? जिन्होंने 60 साल से ज्यादा नौकरी करी और वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं। यहां तक सोशल मीडिया में उनके बच्चे काम करते हैं, पत्रकार हैं बड़े बड़े न्यूज चैनलों में। अब वो भी खबरें डालने लगे हैं कि ORP 3 का रिवीजन कब करेंगे। और अब तो संसद सत्र चल रहा है, आप देखना कि किस तरह से ORP 3 की रिवीजन के पर्सन लोकसभा राज्यसभा में उठेंगे, क्योंकि लाखों का फायदा हो रहा है। पर हमारे को क्या फायदा है? क्या जेसीओ रैंक की विसंगतियां दूर हो गई? क्या ऑन रेडी नायब सूबेदार की विसंगतियां दूर हो गई? क्या एक्स ग्रुप की विसंगतियां दूर हो गई? क्या ऑन रेडी कैप्टन की विसंगतियां दूर हो गई? क्या जो ऑन रेडी घर आने के बाद में मिलती है उनकी विसंगतियां दूर हो गई? क्या सैनिक विधवाओं की विसंगतियां दूर हो गई? तो ORP 3 का रिवीजन क्यों? क्वेश्चन मार्क आता। यहां पर मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहता हूं। मैं ORP 3 का जो रिवीजन होने वाला है मैं उसका विरोध करता हूं। मैं करता हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि हमारे जेसीओ साहिबान को अभी तक उनका हक नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल से 32 साल दिए। अब आप मेरी भी आत्मा देखो, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि हमारे जेसीओ साहिबान रीढ़ की हड्डी है। क्या किसी जेसीओ साहिबान ने, जो पूरे देश में अध्यक्ष है, किसी ने यह कहा है कि हमारे पूर्व सिपाही से हवलदार रीढ़ की हड्डी? और मैं विरोध करता हूं ORP 3 का, जबकि मेरे को बहुत बोलने वाले, पर मेरे को गलत प्रचार किया जाता है कि कपिल भाई है ना, वो हमारे जो पूर्व जेसीओ साहिबान हैं उनसे वो खटास खाए हुए, वो उनको दूर करना चाहते हैं धरने से, वो उनका सम्मान नहीं करते उन जेसीओ को, वो उन जेसीओ को अपने पास में नहीं आने देना चाह रहे। यही चीज आप सोच सोच के नीचे जा रहे हो। जितना मैं सम्मान करता हूंगा उतना मेरे हिसाब से कोई करता नहीं होगा। मैं किन पूर्व जेसीओ साहिबान का सम्मान नहीं करता? मैं उन पूर्व जेसीओ साहिबान का सम्मान नहीं करता जो सालों से 20-20, 25-25 सालों से संस्थाएं बना के सिपाही से हवलदार से चंदा लेते हैं, सैनिक विधवाओं से चंदा लेते हैं, जेसीओ रैंक से चंदा लेते हैं, ऑनरेडी रैंक से चंदा लेते हैं, और उस चंदे का
वो चाय पकोड़े खा के अपने घर को, अपनी जेब को भरने का काम करते हैं। मैं उनके विरोध में हूं, आज भी और इस समय भी और आगे भी रहूंगा। मेरे पास में देश भर के सबसे ज्यादा जेएसयू साहिबानों के फोन आते हैं जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर एड़ी पंजे की करी। कपिल भाई कति सॉलिड मारा कि आपने सच बात को उठाया। अगर हमारे जेएसयू साहिबान जिस दिन ये संस्थाओं की हुंकार भर लेंगे ना, हुंकार भर लेंगे, उस दिन या वो दिन दूर नहीं है जब भारत सरकार संविधान के दायरे में 28 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय, समानता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान देने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज मजबूर क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये अध्यक्षों की वजह से। और ये जो अध्यक्ष हैं पूरे देश में पूर्व सैनिकों के 99.99% ये ठेकेदार नहीं है हमारे, ना ही तो सिपाही के, ना ही हौलदार के, ना ही सूबेदार के, ना ही सूबेदार मेजर के, ना ही ऑनरेडी के। ये ठेकेदार नहीं लगे हुए हमारे को। अगर ठेकेदार हैं तो फिर अभी तक हम न्याय से वंचित क्यों हैं? हम न्याय से वंचित क्यों हैं? अगर सूबेदार मेरे को कहते हैं कि नहीं कपिल तो हमारे अंदर भेदभाव डाल रहा है, हमारे अंदर ये डाल रहा है, वो डाल रहा है, फलाना धक्कड़, तो जो अध्यक्ष सूबेदार हैं तो बताएं कि आप सालों से मलाई खा रहे हो संस्थाओं में बैठ के। आपने अपने जो सूबेदार भाई हैं जो आपके साथ में उसी स्टेज के ऊपर दाएं बाएं बैठते हैं, उनको क्या न्याय दिला दिया? अरे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने वन रैंक वन पेंशन में 298 रुपये दिला दिए थे जबकि 0 थी। आज भी कपिल फौजी का जो अध्यक्ष है वो सूबेदार है, चाहे हरियाणा से हो चाहे पंजाब से हो, सबका कमेटी का। पर ये जो मलाई खा रहे हैं ना सालों से, ये बहुत चतुर व्यक्ति है। आप लोग इनके बैकग्राउंड में नहीं झांकते कभी, और यही मेरा सबसे ज्यादा विरोध करने वाले हैं, सबसे ज्यादा गाली देने वाले हैं। सबसे ज्यादा अपने आप को कोई वकील बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कुछ बताएगा। किसको क्या मालूम, इसको क्या मालूम। मेरे को तो कुछ नहीं मालूम। मैंने तो अपनी 15 साल सर्विस कर ली, तुमने तो 32 साल सर्विस कर ली। मेरे से 20 साल पहले रिटायरमेंट आए, तो 20 साल पहले अपनी जायज मांगों की हुंकार क्यों नहीं भरी? मैं तो जब से रिटायरमेंट आया 2014 में आया, 2014 से पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों की जायज मांगों की हुंकार भर रहे हो। तो गलत कौन है और ठीक कौन है? अगर कोई आज मेरा 15 साल हो गए, मेरे को 10 साल हो गए, अगर मैं सर्विस के दौरान होता तो सूबेदार बन जाता। पर कल कोई 2025 में आके कोई सूबेदार कहेगा मेरे को आके कि मैं सूबेदार हूं और तू तो नायक है, गलत चीज है। मैं 15 साल पहले आ लिया था रिटायरमेंट। तेरी मेरी उम्र है साथ में, तू सूबेदार है, पर इस फील्ड में हमने संघर्ष कराया, तो हमारे से ज्यादा बत्ती ज्ञान कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ी बात। और बहुत सारे आप लोगों ने भी देखे होंगे जो मैसेज करते हैं व्हाट्सएप माफिया के ऊपर, एक अलग तरह के तरीके से, मेरे को 30 साल का अनुभव है, मेरे को ये है, मैं इतने बड़े रैंक से आया, इतने नहीं साहब जी, नहीं साहब जी। आपका जो जन्म होया है वो सत्य है। जिस तरह से जन्म सत्य है, मृत्यु सत्य है, उसी तरह से कितने बड़े रैंक पे पूजना पर जन्म एक सत्य है कि उसका जन्म सिपाही से हुआ। मेरे प्लाटून कमांडर जिसके नीचे मैंने नौकरी करी है, वो गर्व से कहता है कि मैं सिपाही। अगर मैं सिपाही से जन्म ना लेता तो मैं लेसनायक कैसे बनता, नायक कैसे बनता, हौलदार कैसे बनता, सूबेदार कैसे बनता, सूबेदार मेजर कैसे बनता, ऑनरेडी कैसे बनता? क्योंकि सेनाओं में तो डायरेक्ट भर्ती है ही नहीं, धर्मगुरुओं को छोड़ के। तो जिस दिन हमारे पूर्व सूबेदार अपने आप को ये कहेंगे ना कि हाँ हमारा जन्म सत्य है, और छोटी सी, क्योंकि हम अपने माँ बाप को नहीं भूलते, अपने परिवार को नहीं भूलते, अपने घर को नहीं भूलते, अपने गांव को नहीं भूलते, अपने जिले को नहीं भूलते, अपने राज्य को नहीं भूलते, तो भाई
सिपाही को कैसे भूल जाओ? गर्व करने की चीज है यार ये। तो सैनिक भाइयों, ये सोचने की बात है कि आज के दिन कि जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो इतनी ईमेल ग्रीवेंस केंद्र सरकार को शिकायत क्यों कर रहे हैं कि ओआरपी का तीसरा रिवीजन जल्द से जल्द हो जाए। इसके ऊपर सबसे बड़ी जो चीज है ना वो एक है, वो है 13 महीने जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला, उनका डर उनको भी लग रहा है और केंद्र को भी लग रहा है कि अगर ओआरपी सेकंड की तरह अब की बार रिवीजन कर दिया तो पूरे देश भर के पूर्व सैनिक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इसका डर केंद्र को भी है और उनको इसलिए है कि जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए, फिर 5 साल के पीछे चली जाएगी बात। पर मैं केंद्र को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिवीजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे जेसी और रैंक की विसंगतियां दूर नहीं होती, जब तक हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हो जाती, तो रिवीजन का कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारे जो कम उम्र में रिटायरमेंट आ जाते हैं 15, 16, 17 साल में की सर्विस में, उनको जिनको प्रीमेच्योर कहते हैं, ऑन रिक्वेस्ट कहते हैं, जब तक उनको ओआरपी नहीं मिल जाती, उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक ओआरपी का रिवीजन नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी अपने फायदे की बात नहीं करता। आप लोगों को मालूम है कि ओआरपी 3 रिवीजन होगी तो उसमें मेरे को 1800 रुपये से ज्यादा का फायदा है, प्लस 900 रुपये डीए का। अरे भाई, मेरी तो 3000 घर बैठे हुए बढ़ोतरी हो रही है, तब भी मैं क्या कह रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं। क्या मेरे को 3000 रुपये अच्छे नहीं लगते? पर कहीं ना कहीं मेरे में एक तस्वीर है, एक सामने में जब देखता हूं जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जो कंपनियों के गेटों पे 12-12 हजार रुपये में खड़े हैं अपना गुजारा करने के लिए। ठीक है, वो अपनी आवाज को नहीं उठा सकते क्योंकि उनके पीछे उनका परिवार है, उसकी जिम्मेवारी है। पर क्या वो परिवार हमारा नहीं है? उस परिवार की बहन बेटियां हमारी नहीं है? अच्छी पढ़ लिख के नाम रोशन नहीं कर देंगे? कभी किसी ऑफिस में गए और हमने कहा कि मैं पूर्व सैनिक हूं, यार वो सलूट मारेगी, वो अपने पिता को हमारे चेहरे में देखेगी। दूसरी जो सैनिक विधवाएं हैं वो 12,500 रुपये में गुजारा कर रही है। तीसरी तो जो वीर नारियां हैं, वीरंगनाएं हैं, उनका सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन में क्या बढ़ोतरी हुई? 1 रुपये की नहीं। अगर कोई जवान 4 या 5-6 साल की सर्विस में शहीद हो गया तो 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं है। जो दिव्यांग सैनिक है, जो विकलांग सैनिक है, जो 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 13 साल में जो आया है रिटायरमेंट, उसकी 1 रुपये की बढ़ोतरी नहीं। तो और फिर 3 में भी यही होने वाला है। मेरी तो बढ़ोतरी हो जाएगी, पर यार मेरे को मेरी आत्मा माफ नहीं करेगी, मेरी नैतिकता माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूं। बहुत सारे मेरे पूर्व सैनिक सिपाही हवलदार मेरे को गाली देंगे अब आज के दिन तो, और लाखों की तादाद में देंगे कि कपिल भाई हमारे को तो फायदा हो रहा है ना, और कहीं भी जाओ भाई, मैं इस चीज में नहीं, मैं खड़ा बोलनी आदमी हूं। अगर जेडब्ल्यू नलिन तलवार जो जेसीओ रैंक का, अगर उसकी भी बात मेरे को चुभगी तो मैं खड़े शब्दों में उसकी बात का विरोध करूंगा। अगर मेरे को नायक हरपाल जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी, उसकी भी बात चुभगी तो मैं उसकी बात का खड़े शब्दों में विरोध करूंगा, क्योंकि मैंने इनसे यही सीखा है। एक तरह से मेरे गुरु हैं, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को चलाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, 28 लाख पूर्व सैनिकों को जगाने वाले यही हैं, ये मेरे गुरु। और इनसे जो मैंने सीखा, इनके स्कूल में जो मैंने सीखा कि कोई बात भी गलत हो, चाहे वो उसमें हम भी क्यों ना खड़े हों, उसका डट कर विरोध करो। और मैं डट कर विरोध करता हूं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में भी अगर कोई गलत बंदा है तो मैंने कभी शर्म नहीं करी किसी की, क्योंकि मेरे को सिखाया ये गया है। अगर कोई मेरे को कहेगा कि रुक जा,
या यहीं पर कपिल भाई बहुत हो गया, रहने दे इस बात को। मैं एक ही बात कहूंगा कि गुरुजियों आप लोगों ने सिखाया था, जैसी आप लोगों ने शिक्षा दी, जैसा मेरे को लिखना सिखाया, जैसा मेरे को बोलना सिखाया, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं। और आप लोगों ने जो मेरे को सच्चाई का धर्म बताया, उसके अनुसार चाहे आप खड़े हो चाहे कोई खड़े हो, पर मैं जाऊंगा सच्चाई के धर्म की तरफ। तो आज आप लोगों को यह देखना है कि पूर्व सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए कब हुंकार भरे। और आज मैं आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि 2 महीने हो गए आज मेरे को आज नहीं भाई, 7 जुलाई को मेरे को 2 महीने हो जाएंगे भाई, 2 महीने। 7 जुलाई से मैं हाथ जोड़ के पूरे देश भर की संस्थाओं को मैं न्योता दे रहा हूं, निमंत्रण दे रहा हूं। और कोई मनमुटाव नहीं है। जिन्होंने 13 महीने जो जंतर मंतर पे आंदोलन चला, उसको बदनाम किया, उसको चंदा चोर कहा, मेरे को चंदा चोर कहा, मेरी माँ बहन बेटियों को गाली दी, कोई बात नहीं, मेरी माँ बहन बेटियां उनकी भी है जिन्होंने मेरे को गाली दी, वो उनसे अलग नहीं है। कुछ भी करते रहो, पर जिन्होंने भी इस धरने को तोड़ने के लिए, किसी ने गोल टोपी लगाई तो किसी ने कोट टाई पहनी, तो किसी ने कंबाइंड ड्रेस की जैकेट बनवा ली, किसी ने कुछ बोला, जंतर मंतर पे कभी आए नहीं। पर आज कोई मनमुटाव नहीं। आज तो मैं उनको हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि देश भर की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर जैसलमेर तक की जितनी भी संस्थाएं, वो आगे आके जवानों की जायज मांगों के लिए संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन की घोषणा करो। हम उसके साथ में तन से, मन से, धन से, हम सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का कोई बैनर नहीं लेके आएंगे, कोई बल्ला नहीं लगाएंगे, कोई झंडा डंडा कुछ नहीं लेके आएंगे। आप लोगों के सहयोग में रहेंगे, आप हमारे लीडर रहोगे उस समय। आज लोग हमारे को लीडर मान रहे हैं, आने वाले समय में हम उनको लीडर मान देंगे। जो संस्था वहां पे धरना प्रदर्शन करेगी, जवानों की जायज मांगों के लिए वहां बैठेगी, अनिश्चितकालीन धरना देगी, हम उनके नीचे बैठेंगे। वो जो काम कहेंगे, वो कहेंगे कि झाड़ू लगानी तो मैं झाड़ू लगाऊंगा, और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पूरी झाड़ू लगाएगी। अगर वो कहेंगे कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी झूठे बर्तन मांजो, तो झूठे बर्तन मांजेंगे। अगर वो कहेंगे कि भाई नहीं, हमारा इससे संतुष्ट नहीं हो रहा, वो कहेंगे कि जूते पॉलिश करो, हम जूते पॉलिश करेंगे। जवानों की जायज मांगों के लिए हमारे को जितना झुकना पड़ेगा हम उतना झुकेंगे, और ऐसे करके झुकेंगे, क्योंकि इसमें हमारा स्वार्थ नहीं। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हमारा एक ही स्वार्थ है कि 28 लाख पूर्व सैनिकों को न्याय मिले, स्वाभिमान मिले, आत्मसम्मान मिले, अधिकार मिले, संविधान के दायरे में मिले। तो हमारे झुकने से, अगर हमारे किसी के पैर हम पकड़ लेते हैं, किसी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, और इन चीजों को करने से अगर पूरे 28 लाख पूर्व सैनिकों के समाज का भला हो जाता है, 7.5 लाख सैनिक विधवा माताओं का भला हो जाता है, तो यार हम तो गंगा तर जाएंगे। तो हाथ जोड़ने में कभी कंजूसी मत करो, मैं तो हाथ जोड़ता हूं। हमारे बहुत सारे भाई हैं कि 13 महीने जो आंदोलन चलाया, सिर्फ मैं पूर्व सैनिकों की बात करूंगा, पूर्व सैनिक सिपाही से अपने उनरेडी तक, ये इतिहास रच दिया। कोई ये कहता है कि फलाने मेजर जनरल का आंदोलन भी चल रहा है, नहीं, वो अफसर का चल रहा है, पर जवानों का तो आज तक नहीं चला। अगर कोई ऐसा हुआ है 75 सालों में, तो भाई मेरे सामने लेके आओ। हमने 13 महीने तन से, मन से, धन से, और जो कहते हैं ना नैतिकता से, एक ईमानदारी से हमने आंदोलन चला के आप लोगों के सिर को हमने गर्व से भरा। जो भाई कहते हैं कि हमारे अंदर कुछ कमी रह गई, हम उसको भी स्वीकार करते हैं, पर रही नहीं हमारे से कोई कमी। पर आज जो हमारे अंदर कमी निकाल रहे थे, कृपया करके आज तो आप लोग एक कदम बाहर लो, तभी तो आप कमी निकाल सकते हो हमारी भी। घर बैठ के व्हाट्सएप माफिया पे लिखने से कमियां नहीं निकलती। आपको हमारी जगह लेनी पड़ेगी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की जगह लेनी पड़ेगी, जंतर मंतर पे बैठना पड़ेगा, और 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 महीने बैठना पड़ेगा, तभी तो हमारे में कमी निकलेगी। नहीं तो 28 लाख पूर्व सैनिक हमारे साथ में, उनका आशीर्वाद है, 7.5 लाख माता बहनों का हमारे साथ में आशीर्वाद है, और उनकी आवाज हम उठाना नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।